हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का क्लास, जिसके अंदर हम क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड के लिए चैप्टर 4 का लेकर आए हैं, जो कि है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो पहले हम एब्जॉर्प्शन टर्म के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू कैसे होंगे, उसके क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जो कि एब्जॉर्प्शन होंगे रूट के थ्रू। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब जो होता है इन प्लांट, जो होता है कि एक ऐसा प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ अ सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अ सॉइल बाय रूट ऑफ अ प्लांट। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस जैसे कि वाटर एंड मिनरल सब्सटेंस को इनटेक करना कहाँ से? सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ रूट। उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। सिंपली कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन इन प्लांट का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा, सब्सटेंस को, अब कौन से सब्सटेंस को? वाटर को और मिनरल्स को इनटेक करेंगे फ्रॉम सॉइल बाय द रूट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद हम जो देखेंगे द प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो कौन कौन से प्रोसेस है? एम्बिशन प्रोसेस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। अब इन सभी टर्मों के बारे में समझते हैं। एम्बिशन का मतलब क्या होता है? एम्बिशन का मतलब ये होता है सिंपली जैसे कि अगर कोई वुड को आप अगर पानी के अंदर डालकर छोड़ देंगे तो देखेंगे वो वुड क्या होता है? फूल जाता है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? एम्बिशन के प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज होता है और सेलुलोज का कैपेसिटी होता है कि वाटर, वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो वो क्या करता है? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वुड जो होता है सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अगला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है कि सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। देयर डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर हिली स्टेशन, मान लो कोई ऊंचे जगह पे पानी को रख दिया जाए और अगर उसको ओपन करें तो प्रेशर के थ्रू वो नीचे की ओर मूव करता है। उसी तरह डिफ्यूजन में क्या करता है कि कंसंट्रेशन हाई होता है और वहां से क्या होता है? लो कंसंट्रेशन की ओर ऑटोमेटिकली मूव करता है और उसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसीलिए उसको पैसिव डिफ्यूजन में भी यूज करते हैं डिफ्यूजन को। ऑस्मोसिस में भी क्या होता है कि जहां पे एग्जांपल ले लेते हैं वाटर के थ्रू। क्या है? वाटर। अब वाटर मान लो जहां पे हाई कंसंट्रेशन में रहेगा, मतलब वो मीडियम क्या होगा? डाइल्यूट होगा। क्या होगा? डाइल्यूट मीडियम होगा। क्या होगा? डाइल्यूट मीडियम। अब जहां वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब वो मीडियम क्या होगा? डाइल्यूट होगा। जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये जो है वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? मूव करेगा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, जहां से वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की ओर अक्रॉस मेम्ब्रेन। जैसे कि मान लेते हैं कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इधर वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और इधर वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, मगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है। क्या है? सॉल्यूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं शुगर ही या तो कोई सॉल्ट है जिसका कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल आसानी से इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो परमिट करता है वाटर मॉलिक्यूल को, इसलिए क्योंकि ये स्मॉल इन साइज होता है। मगर जो सॉल्यूट है, जो कि जिसकी साइज क्या है? लार्जर है। क्या है? सॉल्यूट का साइज क्या है? लार्जर है, जिसके वजह से ये इधर से मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएगा ड्यू टू द लार्जर इन साइज। ओके, अब अगला देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि डिफ्यूजन के अंदर देखे थे कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा था सब्सटेंस, या तो जो भी सब्सटेंस है मूव कर रहा था। ठीक है, मगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि रूट है। अब रूट के अंदर होते हैं वैक्यूल्स और वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? सेल सैप होते हैं। वैक्यूल्स होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि मान लो ये रूट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? वैक्यूल्स बने हुए हैं। क्या है? वैक्यूल्स है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरे होते हैं उसको कहते हैं सेल सैप।
जो वैक्यूल्स के अंदर फ्लूइड भरे होते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल सैप। अब सेल सैप का कंसंट्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी हाई होता है, मगर जो सॉइल के अंदर मान लो कोई मिनरल्स हैं उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, मगर सेल सैप के अंदर उसका कंसंट्रेशन हाई है। फिर भी वो यहाँ से मूव करेगा सेल सैप पे, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी कौन इन्वेस्ट करेगा, सेल इन्वेस्ट करेगा। जो सेल को रिक्वायर्ड है, मान लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करने के लिए सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा और जिसके लिए उसको चाहिए एनर्जी, वैसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगला जो है वर्ड टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि सेल वाल होता है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब क्या होता है, कभी कि सेल के अंदर वाटर मूव करेगा, कंडीशन होता है जिसमें क्या हो कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर का लो हो और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, अंदर मूव करेगा। किसके थ्रू मूव करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा या ऑस्मोसिस, किसके थ्रू मूव करेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेगा। किसके थ्रू मूव करेगा, सेल के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमेएबल होता है, इस यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा और वाटर क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा और इससे क्या होगा, ये सेल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा और वो इस साइज तक आ जाएगा जो सेल वाल। अब इतना टर्जिड होता है कि ये सेल वाल को टच कर जाता है, ठीक है। मगर कभी क्या कंडीशन आता है, कभी ऐसा कंडीशन आता है कि मान लो सेल तो इसके अंदर सेल वाल है और सेल मेम्ब्रेन भी क्या है, टर्जिड है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, टर्जिड है, मगर बाहर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर की ओर मूव करेगा। वाटर का मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और सेल मेम्ब्रेन का शेप फिर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। और ऐसे कंडीशन को कहते हैं फ्लैसिडिटी। क्या कहते हैं, फ्लैसिडिटी। तो ये पांचों के पांचों टर्म अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं जो कि है एब्जॉर्प्शन बाय द रूट। क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय द रूट, जो कि एब्जॉर्प्शन बाय द रूट, क्योंकि रूट जो होता है प्लांट के अंदर वो सिर्फ प्लांट को जमीन में फिक्स करके नहीं रखता है, उसके और भी काम होते हैं। जब रूट, अगर किसी पौधे के अंदर रूट होते हैं, वो देखता होगा कि जमीन से पकड़ के रखता है उस पौधे को, मगर सिर्फ उसका वही काम नहीं है जमीन से पकड़ के रखना, उसका और भी काम है जो कि क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। क्या काम होता है उसका, एब्जॉर्प्शन कराना। अब वो एब्जॉर्प्शन किस चीज का करता है, वाटर का करता है और मिनरल्स का करता है। और ये वाटर और मिनरल्स तुम्हारे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फिर लीव्स के अंदर। अब लीव्स के अंदर वाटर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, फिर उसका मिनरल्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रूट के अंदर और फ्लावर के अंदर। जो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्लांट फिजियोलॉजी। द वर्ड फिजियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फंक्शन। जो भी प्लांट के अंदर लाइफ परफॉर्मिंग या लाइफ रिलेटेड फंक्शन होंगे, प्लांट के अंदर जो जीवित रहने के लिए जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसके स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। मतलब प्लांट के अंदर तो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट के अंदर उसके लाइफ फंक्शनिंग या फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे प्लांट के अंदर, उसको ही कहेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। जो कि कहते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of life function and metabolism in plant। अब जो लाइफ फंक्शन परफॉर्म होगा प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ होता है, जैसे प्लांट के सेल के अंदर लाइफ परफॉर्मिंग फंक्शन होते हैं, टिश्यू के अंदर होते हैं, ऑर्गन के अंदर होते हैं, ऑर्गन सिस्टम के अंदर होते हैं, और होल ऑर्गेनिज्म, जैसे पूरा प्लांट है तो वो होल ऑर्गेनिज्म में आएंगे, तो उसके अंदर जो लाइफ के लिए, जो जिंदा रहने के लिए वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके स्टडी को भी क्या कहेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट एनाटोमी का मतलब हो जाता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। जैसे कि फ्लावर है, अब फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, स्टिग्मा होता है, एंथर होता है, ये सब पढ़े होंगे। तो वो सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना को कहते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का मतलब उसके फंक्शन को। अब जैसे कि फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है कलरफुल और फ्रेगनेंस के थ्रू, उसकी महक के थ्रू वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। फिर उसके अंदर जो कलर होते हैं, कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं, उसके थ्रू वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और वो क्या करता है, प्लांट को हेल्प कराता है पॉलिनेशन में। किसमें हेल्प कराता है, पॉलिनेशन में। और वो फर्दर फिर क्या कराता है, पॉलिनेशन होने के बाद फ्यूजन होता है, फिर रिप्रोडक्शन के थ्रू ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और न्यू स्पेसीज बनते हैं उसके। जो कि ये फंक्शन हो गया फ्लावर की, और यही डिस्कस किए हैं इसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी।
नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं वो है नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या रिक्वायरमेंट है वाटर और मिनरल्स का, जो कि हम लोग देखे थे कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद प्लांट के सिस्टम में पहुंचता है। तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है वाटर और मिनरल्स का। जैसे कि वाटर जो है हमारा सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं है कि प्रोटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहे। प्रोटोप्लाज्म सेल का प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है कि सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनल प्लस न्यूक्लियस, इन तीनों का कंपोजिशन को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस जब सेल का डिवीजन पढ़ते होगे या सेल के फर्दर डिटेल में पढ़ते होगे स्ट्रक्चर को, तो सेल के अंदर देखते होगे साइटोप्लाज्म होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन, जो कि एक जेली लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसके अंदर फ्लोट करते रहता है सेल ऑर्गेनल्स, और सेंटर में सेल का जो प्रेजेंट रहता है लगभग वो होता है न्यूक्लियस, जो कि सेल का ब्रेन की तरह परफॉर्म करता है फंक्शन। जैसे पूरे हमारे बॉडी के अंदर जैसे हमारा ब्रेन एज कंट्रोल यूनिट फंक्शन परफॉर्म करता है, वैसे ही सेल का कंट्रोल यूनिट होता है न्यूक्लियस। और इस तीनों के कंपोजिशन को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सिर्फ वाटर प्रोटोप्लाज्म के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वाटर और कामों के लिए भी रिक्वायर्ड है। और वो कौन कौन से पर्पसेस हैं, जैसे कि पहला पर्पस है फोटोसिंथेसिस। अब वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, वाटर जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। कैसे? फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है, CO2 प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो यहां लिख दो लाइट एनर्जी, और प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, और बनेगा क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये बनते हैं। और ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है प्लांट के थ्रू, और ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय। वाटर को और कामों के लिए यूज करता है प्लांट, वो किसके लिए यूज करता है, ट्रांसपीरेशन के लिए। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो लीफ होता है प्लांट्स के, वहां पे वाटर कैसे होता है कि वाटर को रूट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसको जाइलम के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है लिप्स के पास, क्योंकि लिप्स के अंदर ही होते हैं फोटोसिंथेसिस। अब दिन के समय क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है। अब जो टेम्परेचर हाई रहता है तो क्या करता है, टेम्परेचर या तो सनलाइट क्या करता है, इवेपोरेशन कराता है, और इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। और इस अब इवापोरेशन में क्या होता है, वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर के अंदर। वाटर जो होता है वो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर के अंदर, और उसके बाद वो इन्वायरमेंट के अंदर उड़ जाता है। और उसके साथ वो क्या प्रोवाइड कराता है, कूलिंग। कभी भी आप लोग देखिएगा कि जब डिओड्रेंट होता है या कोई भी स्प्रिट होता है, उसको अगर अपने स्किन के ऊपर स्प्रे करोगे तो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यों देता है वो कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि वो बहुत जल्दी इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने की वजह से क्या होता है, स्किन का जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में फैल जाता है या उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो बॉडी का टेम्परेचर लेके साथ में चला जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर बाहर निकलता है, इस वजह से हमें कूलिंग फील होता है। ठीक है, उसी तरह प्लांट के अंदर भी कूलिंग इफेक्ट शो करता है और सक्शन फोर्स जनरेट करेगा। क्या करेगा, सक्शन फोर्स क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई चीज को ऊपर से अगर सक कर लिया जाए तो प्लांट के ऊपर टॉप से जो इवापोरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सक कर लिया जा रहा है वाटर को ऊपर से, तो नीचे से फिर क्या हो रहा है, मतलब जनरेट ऊपर क्या हो गया, सक्शन फोर्स जनरेट हो गया, जिसके वजह से क्या होगा, रूट आसानी से वाटर को और एब्जॉर्ब करेगा और जाइलम के थ्रू उसको फिर लिप्स के पास पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपीरेशन होता है। उसका ट्रांसपोर्ट कैसे, मतलब प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। जैसे कि जाइलम के थ्रू मान लो मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गया है, रूट में सेल सेप के पास आ गया है। अब सेल सेप के पास तो मिनरल्स का क्या काम है, वो तो पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा जहां जहां उसका फंक्शन है। तो पूरे बॉडी के अंदर जो मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से, रूट से सूट पार्ट में। अब रूट और सूट क्या होता है, तो रूट और सूट सिंपली मतलब होता है कि अगर कोई प्लांट है तो उसका रूट वाला पार्ट जो जमीन के नीचे है उसको कहते हैं रूट, और जमीन से ऊपर वाले पोर्शन को जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ब्रांच हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सूट पोर्शन होते हैं। तो रूट से अगर मिनरल को सूट वाले पोर्शन में पहुंचा दिया जाए वाटर की मदद से, उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर अगर फूड जो बनता है, मान लो लीव्स के पास पानी गया फोटोसिंथेसिस के मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड मान लो उसने एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर से, और उसके बाद उसने फोटोसिंथेसिस कराया, फोटोसिंथेसिस के मदद से क्या हुआ, फूड बन गया, मतलब ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज बना लिप्स में, और पूरे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है फूड, तो पूरे बॉडी को फिर क्या करेगा, वो वाटर के मदद से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है,
नीडेड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के अंदर ही अब अगला जो है मैकेनिकल स्टिफनेस। मैकेनिकल स्टिफनेस के अंदर हम बताए थे कि जो सेल के अंदर क्या होता है, सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो जो प्लांट का सेल होता है उसके अंदर आउटर में क्या होता है, सेल वाल, और उसके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन। तो मान लो कि इसके अंदर कंसंट्रेशन वाटर का कम है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वाटर अंदर मूव करेगा। अब अंदर मूव से क्या होगा कि वो टर्जिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्जिडिटी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगा, मतलब वो सेल का साइज क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन का वो टर्जिड हो जाएगा, सेल वाल से अटैच हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, प्लांट टिश्यू का स्टिफनेस आएगा और अपराइट। और कभी भी देखते होगे कि ये स्टिफनेस और अपराइट का देखना है तो कभी देखना दोपहर के समय में क्या होता है कि प्लांट के सेल से पानी एक्सेस अमाउंट में बाहर निकल जाता है दोपहर के समय में। क्यों, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है। तो प्लांट के पत्ते होते हैं जो झुक जाते हैं, क्या होते हैं, झुक जाते हैं, पौधा भी थोड़ा मुरझा जाता है। और जैसे ही शाम का समय होता है तो क्या होता है, सनलाइट चला जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन रुक जाएगा और इवेपोरेशन वाटर का नहीं होगा प्लांट से, जिसके वजह से क्या होगा, प्लांट के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर टर्जिडिटी आएगा, जिसके वजह से क्या होगा, अलग अलग जो टिश्यू प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा वो स्टिफ हो जाएंगे और प्लांट क्या होगा, अपराइटेड हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला जो है मिनरल्स, क्या है, हमने यहाँ पे वाटर का देख लिया कि कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है। मिनरल्स जो होता है, मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, सॉइल के थ्रू, सॉइल से एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, रूट के थ्रू होता है, एज अ सॉल्ट। किस फॉर्म में मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट के फॉर्म में, जैसे फॉस्फेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में और सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ आयंस के फॉर्म में भी होता है, जैसे पोटासियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम के आयंस के फॉर्म में, जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारे प्लांट के सेल के अंदर फॉर बिल्डिंग सेल, सेल ऑर्गेनल और मेकिंग एंजाइम। अब मेकिंग एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि एंजाइम्स भी बहुत सारे लाइफ प्लांट के लाइफ प्रोसेस में हेल्प करता है, जो कि एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्लांट लाइफ प्रोसेस।